बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कोरोना की जो दूसरी वेव पूरी दुनिया में आई है वो बहुत सीरियस है और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो डेथ टोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बात हो रही है कि लॉकडाउन किस हद तक किया जाए। पार्शल लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, सेमी लॉकडाउन शुरू हो गए हैं और अब इसकी जो शिद्दत है वो आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा भी होने जा रही है। हुकूमत और अगर अपोजिशन की बात करें तो हुकूमत कहती है कि अपोजिशन करप्ट है, धोखेबाज है, इन्होंने पैसे खाए हैं और हम इनको NRO नहीं देंगे। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जो हुकूमत की तरफ से आती हो मां सिवाय के NRO नहीं देंगे। जबकि अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत नाअहल है, उनसे काम नहीं होता और हम लोग जल्द से तब तक करेंगे जब तक हुकूमत वापस नहीं जाती। और डेडलाइंस भी अपोजिशन ने दे चुके हुए हैं, दिसंबर और जनवरी की जी हुकूमत वापस चली जाएगी। हुकूमत वापस चली जाएगी, किस तरह जाएगी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बिकॉज धरनों से अगर हुकूमत जाती होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरने थे 126 दिनों के, उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो जानी चाहिए थी। सो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह ख़त्म होगी। और उसके बाद एक और भी परसेप्शन है कि जी साफ शफाफ इलेक्शंस कराए जाएं जिसके नतीजे में अपोजिशन जो है वो हुकूमत में आ जाए। ये एक बड़ी अजीब सी गिमिक है, इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या है। और हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर किस तरह आएंगे, वो कौन सी ताकत है जो इन सबको एक पेज पर लाकर बिठाएगी ताकि पाकिस्तान के बारे में बात की जा सके। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लाहौर का विजिट हुआ था जहां पर उन्होंने चौधरी शुजात के घर जाके उनकी इयादत भी की। सो क्या वो जो एक बर्फ़ पिघल चुकी है या नहीं पिघली, जो एक्सपेक्टेशन है या जो कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो रिजर्वेशंस हैं हुकूमत से, क्या वो एड्रेस हो पाई या नहीं हो पाई, इस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर असदरफ ने, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर रुबीना खालिद ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं राजा यासिर हमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, सेनेटर रुबीना खालिद और राजा यासिर हमायूं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। रुबीना जी, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। कोरोना की सेकेंड वेव बहुत सीरियस है। पूरी दुनिया के अंदर डेथ टोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन कल भी हम बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में बेड तक अवेलेबल नहीं, लेकिन PDM के जो जलसे हैं वो बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा जी? SOPs को कौन इंश्योर करेगा? देखिए, थैंक यू मुझे मौका देने का। बात ये है कि कोविड जो है और ये कोई नया नहीं है और ये इसको हम पिछले 1 साल तकरीबन इससे ज़्यादा हो गया है। ये मुझे बताएं कि सिवाय गवर्नमेंट के इस बयानिए के कि PDM जलसे कर रही है, उसके अलावा हुकूमत की अपनी इसके लिए क्या तैयारी है, क्या हिकमत अमली है, किस तरीके से इन्होंने उसके लिए जो है तैयारी की है, जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी थी वो किस तरह से चलाई हैं, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, जैसे अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी भी जो है वो मसला बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हुकूमत की जो नाकस पॉलिसियां हैं जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, अपोजिशन जिसका बार बार कहती है, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो पिछले साल से भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, वो अल्लाह ताला की तरफ से करम हो गया हमारे ऊपर, उस तरीके से ये नहीं वबा फैली, लेकिन उसका भी क्रेडिट फिर ले गए। हालांकि तब भी कुछ नहीं था और ना अब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि बकौल इनके जो पूरी वजीरों और मुशीरों की एक फौज भर्ती हुई है, खास करके अनइलेक्टेड लोगों की जो एक पूरी ब्रिगेड है इनके पास, वो तो आप देख रहे हैं दिन रात टीवी पे आके बैठ जाते हैं और वो यही बात करते हैं कि खास करके पेशावर के जलसे के हवाले से और इनके कि ये बिल्कुल नाकाम जलसे है, इसमें कोई आ नहीं रहा, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है,
तो मुझे ये बताए, या तो अवाम जब वहां आती नहीं है, हमारे कहने पे कोई निकलता नहीं है, तो फिर इनको इतना खौफ और डर किस बात का है? फिर कोविड कैसे फैल रहा है पीडीएम के जलसों से, जबकि बकौली इनके वहां लोग नहीं आते? तो फिर या तो ये एक बात करे या दूसरी बात करे। और सारा दिन रात आप देखिए, इनका पूरा फोकस जो है इस वक्त हुकूमत की पूरी मशीनरी, बजाय वो कोविड के मुकाबला करने के या और किसी फील्ड में काम करने के, वो अपोजिशन को विक्टिमाइज और अपोजिशन को सप्रेस करने में लगे हुए हैं। इनको और कोई होश नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि इनसे तो ये मैनेज नहीं हुआ कि जो टीम इन्होंने भेजी है क्रिकेट खेलने के लिए, वो ये मैनेज नहीं कर सके कि वो कोविड फ्री होती, और वो जो है तो ये बाकी जो है पूरे मुल्क को क्या उसकी ठीक हो गया। डॉक्टर असद अशरफ, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं उसके बाद फिर यासिर हमायूं की तरफ भी जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर अभी लाहौर आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा इवन जलसे जुलूसों के ऊपर? मैं जरा पहले आपको वो सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगा। प्लीज जरा सुनिएगा और देखिएगा। कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे, जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। दिन में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनको हम बेरोजगार नहीं कर सकते। मैं सबको कहूँगा SOPs के ऊपर सबने चलना है, और सबसे आसान SOP है कि अपने ये मास्क पहने। ये सबसे ज़्यादा एक आसान चीज़ भी है, लेकिन इससे वो फैलती सबसे कम है। 2 हफ्ते के अंदर 50 पे पहुँच गई, और अगर ये एहतियात ना की तो ये इसी तरह बढ़ती जाएंगी। हमने ये फैसला किया था कि इस वक्त जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, यानी नीचे नहीं जाती कर्व, तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, आपने सुना, उन्होंने कहा जी फैक्ट्रीज बंद नहीं करेंगे, SOP पर काम करें, मास्क पहने और पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। सर लेकिन जलसे तो बिल्कुल उसी तरह, और यार हुकूमत वो अपनी जो इनकी चीज़ें हैं वो भी उसी तरह, और ये पब्लिक गैदरिंग तो दोनों तरफ से हो रही है। तो ये अब कौन डिफाइन करेगा कि कौन सी गैदरिंग कोरोना है इस गैदरिंग में और कौन सी गैदरिंग में कोरोना नहीं है? जी देखिए, 2 बातें जो प्राइम मिनिस्टर की आपने सुनाई है वो बिल्कुल ठीक है कि मास्क जो है वो बेहतरीन इलाज है, इसका प्रिवेंशन है, बल्कि मैं कहूँगा ये वैक्सीन है, जो कि वो खुद भी नहीं पहनते। जब बच्चों के साथ भी बैठते हैं, उन्होंने मास्क पहनने की और उसके फ़वाइद बताते हैं, तो वो उस वक्त भी नहीं पहने होते, उनके हाथ में पकड़ा होता है। और दूसरी बात जो उन्होंने आखिर में जुमला कहा कि हम जैसे जुलूस नहीं करने देंगे, ये इनका मोटो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने देखा, आपने कहा कि सेकंड वेव है कोविड की, दुनिया में तो वाकई ये सेकंड वेव है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई डेटा ही डिपार्टमेंट का जिन्होंने ये बताया कि जब पहली आई थी और 27 जून को पीक उसने की थी, जो कि अभी उससे के सीजनल है, कोल्ड, कॉमन कोल्ड भी है, फ्लू भी है, और ये यूजली इस मौसम में सारे पाकिस्तानी किसी न किसी फेज में इस चीज से गुजरते हैं। ये सीजनल अलर्ट्स होते हैं, और इसके साथ कोविड भी है, ये भी एक फैक्टर। लेकिन आप देखें कि ये क्या करते क्या है, इनके पास दुनिया जहां से मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आई तो उसमें पता लगा कि ऐसे ऐसे मुल्कों ने इनको पैसे दिए हैं डॉलर्स में, और इन्होंने वो रख के और पब्लिक को कुछ नहीं दिया। क्या इन्होंने हॉस्पिटल में जो पेशेंट या मरीज आउटडोर में या दूसरी जगह पे आते हैं, आवाम आती है, उनको मास्क प्रोवाइड किया है? क्या इन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपने वो मास्क में दिए? 1 रुपए की चीज किसी आवाम को दी है जो इन्होंने इतनी डोनेशन दुनिया से ली है, और किस तरह उसको इस्तेमाल किया है? एक दफा ठीक। डॉक्टर असद, डॉक्टर साहब आपकी आवाज यहाँ पर इनके भी कुछ काम है। लोगों महंगाई से मारे हुए हैं, लोग महंगाई से मारे हुए हैं, अशिया जरूरियात अशिया इतनी महंगी है, वो नहीं खरीद सकते, वो मास्क कैसे खरीदे? उनको अपनी जिंदगी इस महंगाई में गुजारना जो है, 2 वक्त की रोटी वो मुश्किल हुआ है, वो मास्क बेचारे कहाँ से पहने? गवर्नमेंट ने ना मास्क दिए आपको, ना वेंटिलेटर दिए, ना आपको हॉस्पिटल में बेड दिए। 10 बेड का वार्ड कोरोना डिक्लेयर करके, और उसमें अगर 8 मरीज हो और आप कहें कि जी लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो फुल हो गया, ये ऐसे नहीं होता। आपको इसकी प्रॉपर मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया जी।
वो नहीं हो सकते कि जी गंदम इसलिए कम हुई कि बारिशें नहीं हुई और गंदम कम हुई और फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। इसके लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए लोगों को खुश करके दिखाना होता है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं थोड़ा राजा यासिर की तरफ जाता हूं। राजा साहब आपने बात ही सुनी, एक तो अपोजिशन और आप लोगों हुकूमत के दरमियान एक बहुत सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट हम लोगों को नजर आता है, नंबर वन। नंबर टू, वो कह रहे हैं कि सारे का जो मकसद है वो सिर्फ पीडीएम के जलसे बंद कराना या रुकवाना है और इसका मकसद कोई नहीं है। हुकूमत ने तैयारी नहीं की और अब सारा जो लोड है ये हमारे जलसों के ऊपर डाला जा रहा है उनको रोकने के लिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इस पे मैं बाद में आता हूं। पहले तो जो स्ट्रेटेजी थी गवर्नमेंट की कोरोना को हैंडल करने के लिए, उसको सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। बिल गेट्स से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक। देखिए, दो प्रॉन्ग प्रॉब्लम्स थी। अगर कोरोना बढ़ता तो वो डेफिनेटली पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह था, और अगर बिल्कुल इकोनॉमिकली अब तबाह हो जाता है तो फिर तो दोनों सूरतों में आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे कैच 22 था। और अल्लाह के फजल से, ठीक है, हर काम अल्लाह के फजल से ही होता है, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इससे निकलने में कामयाब हुआ पहली वेव से, और सारी दुनिया ने देखा भी और अप्रिशिएट भी करी। हमें किसी के सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आ गई है कि अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है। हमने भी गलतियां की, गवर्नमेंट ने भी जलसे किए जो नहीं करने चाहिए थे, अपोजिशन भी कर रही है। अब टाइम है कि हम समझ जाएं। पीपल्स पार्टी ने जब शुरू में पहली वेव आई कोरोना की तो सिंध में लॉकडाउन कर दिया ना फौरी तौर पे। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अपने आप को लिबरल भी कहते हैं, वेल अवेयर भी कहते हैं भी बड़े एनलाइटेंड लोग हैं पीपल्स पार्टी में, तो इनको समझ है हर चीज की। और इनने लेकिन ज़ाहिर है दूसरा उसका प्रॉब्लम था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसका ख्याल रखना भी जरूरी था। तो इन दोनों को टैकल करके एक मुश्किल सिचुएशन से हमने मुल्क को अल्लाह के फजल से निकाल लिया है। अब सेकेंड वेव में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे निकाले। मैं अपोजिशन से ये अपील करता हूं कि जलसे तो ये कल भी कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग की एक वोट बैंक है पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, और उनको जब भी निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपने नेशनल सोच को आगे लाना होगा। और बाकी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई की डॉक्टर साहब ने, जो एड आई मुख्तलिफ, उससे हमने कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ाई है। पहले जैसी हालात नहीं है, अब ज्यादा जगह पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, ज्यादा हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इकोनॉमिक ऑफ कोर्स सिचुएशन खराब है, पहले ही खराब थी, कोरोना से और खराब हो गई। लेकिन ये चीजें तो मिलजुल के हल होती है ना जी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक पे आते हैं तो जरा इस चीज पे बहस करेंगे कि ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में इंटरैक्ट क्यों नहीं कर रही। बिकॉज अगर ये लोग इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो पॉलिसीज डिफाइन नहीं होंगी और एक आम आदमी की जिंदगी मजीद बुरी होगी। इस पूरी सिचुएशन में मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। रुबीना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। परसों आप लोगों का मुल्तान का जलसा है और हमने आज देखा कि तमाम रुकावटें और दरवाजे तोड़कर एक बहुत बड़ा हजूम जिसको मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी लीड कर रहे थे, ग्राउंड के अंदर आ गए। उन्होंने पूरा सेटअप भी बना दिया है। अभी थोड़ी देर पहले फिरदौसा शेख अवान साहिबा कह रही थी कि पुलिस ने पूरे एरिए को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया है। तो अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मार कुटाई, लाठी चार्ज, वो तो सारा कुछ वो दोबारा से अवाम ही सहेगी। तो इसको एड्रेस करने के लिए आपको नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत शुरू कर देनी चाहिए? इस वक्त ज़रूरत है शायद। देखिए, पहली बात तो मैं आपके तवस्सुत से जो आपके साथ मिनिस्टर साहब जो हैं इस वक्त राजा यासिर जी जी राजा यासिर साहब, मैं समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह गुफ्तगू उन्होंने की ही, अगर पीटीआई के नुमाइंदे इनकी तरीक़ेकार पे गुफ्तगू करें तो बात बेहतर हो सकती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी बातें सुनकर कि उन्होंने कम से कम तस्लीम तो किया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना जो है वो सियासी कुव्वतें हैं इस मुल्क की। बाकी तो इसी पे सारा दिन लगे रहते हैं, किस तरह से ये लोगों पे बावर करा दें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने की। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए
हुकूमत का काम होता है एब्जॉर्ब करना, हुकूमत का काम होता है मुफाहमती प्रोसेस को शुरू करना। अगर हुकूमत रोज खड़े होकर ऑपोजिशन से ज्यादा जो है वो इस तरह का किरदार अदा करेगी कि ऑपोजिशन मान पड़ जाए उसके आगे, ऑपोजिशन करने के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, और बिल्कुल मुकाबले पे आके खड़ी हो जाए ऑपोजिशन के, तो फिर हालात इसी तरह के होते हैं जो असद मुल्तान में है। हालात हुकूमत ने खुद खराब किए। अगर 2 दिन पहले वो मूसा गिलानी और इन सब की गिरफ्तारियां न करते और हमारे 600-800 कारकुन जो उन्होंने गिरफ्तार किए इसलिए कि वो पब्लिक गैदरिंग कि अभी तो वो है ही नहीं, अभी वो सिर्फ मूवमेंट थी, लोग मिल रहे थे, कॉर्नर मीटिंग्स थी, इस तरह से क्रैकडाउन जब करेंगे तो फिर तो रिएक्शन आएगा, और ये रिएक्शन आप देखेंगे आ भी रहा है। और लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये आप बताना चाहती हूँ कि देखिए हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन से अपनी तवज्जो थोड़ी सी हटा ले इस वक्त। अपोजिशन अगर आप हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि बाद में हम देख लेंगे, जलसे हम बाद में कर लें, लेकिन हुकूमत भी हमारे साथ जो है ये जो लड़ाई झगड़े में पड़ी हुई है ये भी वो बाद में कर सकती है। इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि हमारी एक सेनेटर हैं कुलसूम परवीन साहिबा, उनको कल एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और उनके लिए जो बेड ढूंढने के लिए जो उनके घर वालों को तकलीफ हुई, और जिस तरीके से एक सिटिंग सेनेटर का आप सोचें कि उनको पॉलीक्लिनिक की जो हालत इज़ार थी, फिर हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया और बड़ी मुश्किलों से वो जो हैं वो एडमिट हुई और अभी वो इलाज उनका हो रहा है। तो अब अगर आप सोचें कि हुकूमत अगर ये सारे एफर्ट्स जो मतलब दिन से सुबह से बैठते हैं सारे वजीर मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, किस गवर्नमेंट ने मुझे बताएं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा का आपने एग्जाम्पल दिया, वो दिन में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं, इसी तरह बाकी है, तो सारा दिन तो वो लगे रहते हैं कि पीडीएम और जलसा और पीडीएम और जलसा और जो है अपोजिशन ये अपोजिशन वो। अगर ये थोड़ी सी इसकी 50% एनर्जी भी जो ये हम पे सर्व कर रहे हैं अगर अपनी गवर्नेंस से लगा लें, अगर ये अपने जो कोविड की वाकई इन्होंने उसके खिलाफ कुछ करना है तो उस पे लगा दे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर असद अशरफ आपकी तरफ में आता हूं। हजूर मुझे एक चीज़ समझाइएगा, आप माशाल्लाह काफ़ी देर से पूरी सियासत को जानते हैं। सर ये जो इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो गई है, हुकूमत अपोजिशन को कहती है चोर डाकू लुटेरे, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आप लोग उनको कहते हैं कि आप लोग महीने के अंदर जा रहे हैं, हुकूमत नहीं चलने देंगे, इनको चलाना नहीं आता, ये सिलेक्टेड है। सर फिर चीज़ें आगे कैसे चलेंगी डॉक्टर साहब? ये तो बड़ी एक कियोस की सिचुएशन हो रही है। देखिए ये क्योंकि ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हुकूमत, ये जिस तरह आई है सारी दुनिया को पता है, और हमने भी सियासतदानों ने भी जिनकी पार्टीज हैं, पार्टीज हेड हैं, उन्होंने भी रिस्क असेसमेंट किया है कि कोविड-18 ज्यादा खतरनाक है 25 जुलाई वाला या कोविड-19। तो पाकिस्तानी कौम की हालत देखते हुए जो आज इन्होंने कर दिया है, जो मैशत की हाथ कर दी, जो फॉरेन पॉलिसी की कर दी है, जो यहाँ पर हर इदारे में हो रहा है, वो सबको पता है, सब जानते हैं। यहाँ कोई ये नहीं कि किसी को पता नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने भी फैसला किया है कि ये कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है, इनको पाकिस्तान को इनसे निजात दिलानी है। हमने जुलाई 25 2018 वाले कोविड को पहले, और फिर इंशाल्लाह ये भी काबू आ जाएगा जिस तरह वो। देखिए पीडीएम ने जो जलसे की आपने देखा, वहाँ पर तमाम कायदीन जो हैं वो भी हैं, वो क्या एट रिस्क नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, जिस तरह है, लेकिन विद प्रिकॉशन। हम जलसे कर रहे हैं, वहाँ हम मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, और लोगों को एडवाइस भी कर रहे हैं। उसी बात है, गवर्नमेंट को जो है वो अपना काम करना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि सेनेटर हो के और फिर उन्हें पब्लिक सेक्टर के किसी इदारे में कोई फैसिलिटीज ना मिले और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल दे रहे हैं क्योंकि वो उनको पैसे चाहिए, वो लोगों को जो है लाखों रुपया उनसे पहले एडवांस रखवा लेते हैं सर्विस देने के लिए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जाएगा। बाकी 22 करोड़ गरीब अवाम जो है वो तो अल्लाह तवक्कुल है, जैसे हुकूमत के इन्होंने कहा वजीर आजम ने कि अमेरिका, यूरोप और दूसरे मुल्क कुछ नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह नहीं करना है। तो ये उसी पे है, इन्होंने जितनी एड आई है उसको अवाम पे नहीं लगाया। अगर लगाया होता, अपनी प्रेपरेशन की होती, तो
तो आज ये हालत ना होती कि एक सेनेटर को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में कोई बेड उसके लिए अवेलेबल जिसमें कि कोरोना की फैसिलिटी हो। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। ओके राजा साहब, ठीक, राजा साहब मुझे एक चीज बताइएगा, कल मैं ये प्रोग्राम कर रहा था और ये मेरे ख्याल में ये इस्तिलाह जो निकली है ये पिछले 2-3 दिनों में निकली है, ऑपोजिशन हुकूमत को कोविड कह रही है, हुकूमत ऑपोजिशन को कोविड कह रही है। मुझे आप बताएं, आप किस तरह आप लोग आपस में बैठेंगे, किस तरह चीज़ें सेटल होंगी? ये तो एक रोज़ बद से बदतर टेस्ट होता जा रहा है पॉलिटिक्स का। हम दोबारा, मैं बार बार कहता हूं, 80 की दहाई में जा रहे हैं। क्या समझते हैं, किस तरह, कौन पहला स्टेप लेगा इसको? काई साहब, आपको पता है कि इस तरह की गुफ्तगू मैं नहीं करता, ना पसंद करता हूं करना, जो ये कोविड ये और वो, ये बड़ी इमेच्योर टाइप गुफ्तगू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स कैसा बन चुकी है, और एक जो शराफत की सियासत इस मुल्क में होती थी वो ड्यू कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई, और आप किसी एक पार्टी को इसका इल्जाम नहीं दे सकते। हर पार्टी में इस तरह के लोग मौजूद हैं, और ये 70s में इस तरह की जबान शुरू हुई थी, 80s में और बढ़ गई, 90s में मोहतरमा के खिलाफ क्या क्या इन्होंने हरकतें नहीं की, सबको पता है। इसको डिस्कस नहीं करते, मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है। जो बात आज करने वाली थी कि कोविड की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो एक प्रोफेशनल है, और जिस उम्र में जिस तरह वो काम करती हैं सुबह से शाम तक, मैं नहीं समझता कि मैंने आज तक किसी को इतनी मेहनत करते हुए देखा है। और हॉस्पिटल्स में जो भी फैसिलिटीज हैं, जो हमारे मुमकिन थे वसाइल, मेरा ख्याल है एक बेहतरीन काम उन्होंने किया। जहाँ तक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात है, तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने तो टीवी पे ही आना है, वो हॉस्पिटल तो नहीं जाती, शी इज अ डॉक्टर, बट मेरा ख्याल है कि वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। तो दैट्स व्हाई वो टीवी पे नजर आती हैं, तो उनको तो हम नहीं रोक सकते। अच्छा, लेकिन अपना अपना गवर्नमेंट में काम करना होता है, ये तो नहीं कि तमाम वजीर जो है वो प्रोफेशनल काम शुरू कर दें और बाकी जो है वो टीवी। अच्छा राज साहब, मुझे एक चीज़ ज़रा और बताइएगा, मैं आपसे ही बात का आगाज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने ज़रा थोड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी जाना है। प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए हुए थे, बड़े ही खुदा करके कुफर टूटा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात हुई, इत्तेमारदारी करने गए थे चौधरी शुजात की। चीज़ें सेटल हुई हैं, नहीं हुई, क्या समझ रही हैं आप? देखिए, काफ लीग एक डिफरेंट पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, एक अपना बैकग्राउंड है, और पीटीआई ऑब्वियसली बिल्कुल और लाइन की पार्टी थी। आप जब पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको इकट्ठे होना पड़ता है। हम लोग हमेशा पीपल्स पार्टी में थे और नून लीग की मुखालफत करते रहे, फिर एक टाइम आया बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, ठीक है, साहब ने उनके साथ इकट्ठे चले। तो पॉलिटिक्स में तो आप हमेशा आपको ओपन रहना पड़ता भी, और बड़ी सख्त बातें करके लोग इकट्ठे हुए हैं। अब सिर्फ इमरान खान साहब को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये कोई ऐसी अनहोनी बात कर दी है। बड़ी सख्त जबान जो है मोहतरमा के बारे में नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे, और एक वक्त आया कि उनके घर चल के गए। तो ये चीजें जो है पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, और मेरा ख्याल अच्छा किया उन्होंने गए हैं, और इंशाल्लाह बेहतर ताल्लुकात रहेंगे। ठीक हो गया, आपकी बात मैं आई टेक योर पॉइंट बिकॉज, लेकिन मुझे जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जो चीज़ें मेरे ख्याल में चौधरी हजरात साहिबान कह रही हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हुई, बट नेवरदलेस हम इस पर दोबारा बात करते हैं। रुबीना जी, मुझे ज़रा, मैं आई रियली वांट, क्योंकि आप भी हैं, डॉक्टर असद अशरफ भी हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी अभी गोइंग फॉरवर्ड चेयरमैन वो सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, बल्कि एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद जब मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो रुबीना खालिद से जी हम मेरे साथ रहिएगा। रुबीना जी, आपसे मैं बात करूंगा, मुझे ज़रा बताइएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि इसके ऊपर आएँ, इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है 2/3 की मेजॉरिटी वहाँ पर चाहिए, हुकूमत ऑपोजिशन एक पेज के ऊपर आती है, रेज ऑफ हैंड्स की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीक्रेट वोटिंग की। क्या कहती हैं आप इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लेजिस्लेशन की बात है वो प्राइम मिनिस्टर अगर इसके बारे में सीरियस है तो फिर वो सीरियस एफर्ट्स भी करे। कोई जुबानी जमा खर्च से ये लेजिस्लेशन नहीं होगी। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त सिर्फ जो है कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर होती हैं, हुकूमत के अपने सारे काम चल रहे हैं,
लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं दोनों हाउसेस की वो बंद कर दी गई हैं। पार्लियामेंट को तो वैसे ही ताला है, तो ये लेजिस्लेशन मेरे ख्याल में कोई खलाई मखलूक तो आके करेगी नहीं, ये हम ही ने करनी है। तो जब आप इजलास नहीं बुलाएंगे, फिर आप स्टैंडिंग कमेटियों को नहीं बुलाएंगे, तो लेजिस्लेशन के लिए आपको डिबेट करनी होती है, आपको डेलिब्रेशन करनी होती है, क्योंकि हेस्टी लेजिस्लेशन इज अ बैड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन ऐसी नहीं होती कि बस आप जी जो कुछ लिख कर ले आए और बस कहें कि जी इसके ऊपर सब जो है तो अमन सदकना कहें और ये खत्म हो गई बात। उसको हाउस में डिस्कस किया जाता है, फिर कमेटियों में डिस्कस किया जाता है, फिर अमेंडमेंट्स उसमें लाई जाती हैं। ये बड़ा सीरियस प्रोसेस है, ये मजाक नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के और कह दें कि जी लेजिस्लेशन करनी है। कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हुकूमत ने अभी जो 2-2.5 साल में कोई सीरियसनेस ने दिखाई नहीं। उन्होंने तो पार्लियामेंट को बिल्कुल ऐसे समझा हुआ है जैसे पार्लियामेंट एक जो है वो मोहर है, रबर स्टैंप है, जो बस जो ये कहेंगे उसके ऊपर ये स्टैंप लग जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। इस तरह से नहीं होता। और वजीर आजम सबसे बड़ी बात है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में बैठने को तैयार नहीं है ऑपोजिशन लीडर्स के साथ। तो वो अपना दिल थोड़ा बड़ा करें और अगर आके बैठें और सबको बुलाएं, तो मैं नहीं समझती कि नेशनल इंटरेस्ट की जो लेजिस्लेशन होगी उसमें कोई भी सियासी जमात जो है वो उससे बाहर रहेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे जरा आप बताइएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? प्राइम मिनिस्टर को ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आपकी ओवरऑल इसके ऊपर बाइंग किया है, जरा पहले ये बताइएगा। जी डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का जी आ रही है। प्राइम मिनिस्टर के चौधरियों के घर जाने को मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है। एक बात तो उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया है कि चौधरी जो पंजाब के हैं वो सबसे बड़े डाकू नहीं है। इसको सियासत में कहते हैं महबूब के कदमों। डॉक्टर साहब एक शॉर्ट जी, डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू जी, आप बात कर रहे थे जी। महबूब कदमों में, और ये कदमों में ऐसे ही कोई नहीं गिरता, इसको कोई डिवाइन फोर्सेस होती हैं जो कदम चूमने पे मजबूर कर देती हैं कि अपना कहावा पढ़ो। ये सीन हम जो है मुशर्रफ दौर में भी देख चुके हैं, जब शौकत अजीज साहब इसी तरह यहाँ पर आए थे। मैं आपको वाकया बताता हूँ, वो सेनेटर बन रहे थे तो वो वहां पे जब गए तो उन्हें बताया गया कि आप सेनेटर बन गए हैं। मैं उनके पीछे खड़ा था, उन्होंने कुछ एमपीएस ने उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने एक और एमपीए से भी गले मिल के पूछा कि आप कहाँ के एमपी हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं इस्लामाबाद से आपके साथ आया हूँ। कहने का मकसद है कि ये इस तरह की बातें हो जाती हैं। आप कहीं, मुझे ये लग रहा है कि कहीं कराची 90 पे जाके ये चीज ना कह दें। और ये जो है ये कोई रिफॉर्म्स नहीं लाना। अगर आप वो कहाँ के नासिर दुरानी साहब जिनके बारे में ये कहते थे कि जनाब उन्होंने केपीके के ऊपर करके रख दिया, वो पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ गई, वो जेल रिफॉर्म्स कहाँ गई, वो हेल्थ रिफॉर्म्स कहाँ गई, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स कहाँ गई, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कहाँ गई? इनकी रिफॉर्म्स कुछ नहीं है। अगर करनी होती तो ये केपीके में कर लेते, ये बलूचिस्तान में कर लेते। ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बातें हैं, इन्होंने कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातों के ये वो हैं। जबान चलाना इन्हें बहुत आती है, ठीक है जी। और वो जबान जो है वो फिर यू टर्न भी ले लेती है, मजबूर हो जाती है। ठीक है। अच्छा राजा, इनका कोई एजेंडा नहीं है इलेक्शन रिफॉर्म्स का। इलेक्शन रिफॉर्म 2018 में भी हुए थे, 22 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दिया था। इसलिए दिया था जितने वीडियोस वहां पे लगाए पोलिंग स्टेशन पे वो ना चले, इसलिए लगाया था कि मीडिया को जो इलेक्ट्रॉन वो डिजिटल कार्ड देने थे वो किसी साहबी को ना मिले और वो विजिट ना कर सके। डॉक्टर साहब मुझे आपका पॉइंट आ गया। मेरे डॉक्टर साहब आपका जी ठीक है, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा राजा यासिर के पास जाने दीजिएगा, मेरे पास टाइम। राज साहब सारे एलिगेशंस आपने सुन लिए हैं, ट्रस्ट लेवल आप पर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज का इशू आप लोगों का चल रहा है, आप लोग बातों के शेर हैं, काम नहीं कर रहे। नासिर दुरानी साहब मेरे दिल के बड़े करीब, इन्होंने बात छेड़ दी पुलिस रिफॉर्म्स की, उसमें मैं नहीं बात करना चाहूंगा इस वक्त। ओवरऑल आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए सीधी सी बात है, ये जो बातें कह रहे हैं अगर हम रिफॉर्म्स ना कर सके तो ज़ाहिर इलेक्शन इसलिए होते हैं ना 5 साल बाद, आप परफॉर्म नहीं करते लोग आपको फारिग कर देते हैं, तो ये तो वक्त बताएगा। इट्स टू अर्ली, इसमें क्या बात करूं। दूसरी बात इन्होंने यू टर्न की तो ये अगर घसीटने की बातें करके गले लगा ले तो वो यू टर्न नहीं होता, और इमरान खान साहब जो भी पॉलिटिकल मूव करें वो यू टर्न होता है, तो ठीक है ऐसे ही है। लेकिन लोग समझ चुके हैं कि हर बंदा जो है यहाँ पे ना अपनी मैनिपुलेट करता है गुफ्तगू को, सीधी बात कोई भी नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई लोगों का पॉलिटिशियंस के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया। और आपको बेसिकली पॉलिटिक्स है,
हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, एक दायरे के अंदर रह के करनी चाहिए सबको। और प्रेसिडेंट कौन सेट करेगा, किसी को तो करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है राजा यासिर ठीक है राजा यासिर मायू, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर रुबीना खाला, आप सबका जी बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत सीरियस है, बात नहीं करते। अगर आप लोग बात नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। अवाम फेस कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। खुदारा अपनी सियासत के लिए लोगों की जानों से ना खेलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।